पिछले कुछ दिनों में आप लोगों ने सोशल मीडिया के थ्रू और न्यूज चैनल्स के थ्रू एप्स्टीन फाइल्स के बारे में जरूर सुना होगा। The Epstein Files. The Epstein Files. Epstein Files. लेकिन आखिर क्या है ये एप्स्टीन फाइल्स और क्यों दुनिया का कोई भी इंसान ये चाहेगा कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन उसका नाम एप्स्टीन फाइल्स में ना आए। आज की वीडियो का जो टॉपिक है उसकी अगर मैं ज्यादा ही डिटेल्स में जाने लगा तो ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन फिर भी कम से कम मैं इतनी डिटेल्स में जरूर जाऊंगा कि ये जो पूरा मुद्दा है आप लोगों को आसानी से समझ आ सके। इस पूरे मामले की शुरुआत होती है एक आदमी से जिसका नाम था जेफरी एप्स्टीन। जेफरी एप्स्टीन का जन्म 20 जनवरी 1953 को अमेरिका के ब्रुकलिन शहर में एक जूइश फैमिली में हुआ था। जेफरी की मां एक टाइम पर स्कूल में काम किया करती थी और जेफरी के फादर एक गार्डनर थे। जेफरी शुरू से ही मैथ्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और इसी की वजह से सिर्फ 21 साल की उम्र में वो डेल्टन हाई स्कूल में फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाने लगा। लेकिन सिर्फ 2 साल बाद यानी साल 1976 में उसकी पुअर परफॉर्मेंस की वजह से उसको स्कूल से निकाल दिया गया। लेकिन जिस टाइम पर जेफरी एप्स्टीन स्कूल में पढ़ाता था उस टाइम पर उसने अपने एक स्टूडेंट के फादर जिनका नाम एलन ग्रीनबर्ग था उनको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस कर दिया था, जिन्होंने आगे चलकर जेफरी एप्स्टीन को अपनी कंपनी में जॉब ऑफर की। उस कंपनी का नाम बेयर स्टर्न्स था जो कि फाइनेंसिंग और ट्रेडिंग वगैरह किया करती थी और सिर्फ 4 साल के अंदर अंदर ही जेफरी एप्स्टीन उस कंपनी के अंदर एक लिमिटेड पार्टनर भी बन गया था। साल 1981 में जेफरी एप्स्टीन अपनी खुद की एक कंसल्टिंग फर्म शुरू करता है जिसका नाम इंटरकॉन्टिनेंटल एसेट्स ग्रुप रखा जाता है और ये कंपनी क्लाइंट्स के पैसे रिकवर करने में मदद करती थी और साथ ही आगे चलकर जेफरी एप्स्टीन काफ़ी बड़े बड़े लोगों के फाइनेंसेस मैनेज करता है, जिनमें से एक काफ़ी फेमस नाम लेस्ली वैक्सनर का भी था जो कि विक्टोरिया सीक्रेट के सीईओ थे। इस टाइम के दौरान जेफरी एप्स्टीन का उठना बैठना भी दुनिया के काफ़ी इलीट लोगों में होने लगा था और साल 1998 में लगभग $8 मिलियन में जेफरी एप्स्टीन एक आइलैंड खरीदता है। वो आइलैंड 75 एकड़ में फैला हुआ था जिसका नाम सेंट लिटिल जेम्स था और आगे चलकर यही आइलैंड पूरी दुनिया के सामने एप्स्टीन आइलैंड के नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ। उस आइलैंड पर काफ़ी आलीशान मैंशंस बने हुए थे जो कि किसी तरह के महल से कम नहीं थे और साथ ही वहाँ गेस्ट्स के रुकने के लिए हर तरह की लग्जरी सुविधा जैसे स्विमिंग पूल, जिम, गोल्फ कोर्ट, हर तरह की सुविधा उपलब्ध थी और साथ ही वहाँ पर आने जाने के लिए भी एक प्राइवेट जेट जिसका नाम लोलिता एक्सप्रेस था और जेफरी एप्स्टीन उसको खुद ओन किया करता था, उसका इस्तेमाल किया जाता था। जेफरी एप्स्टीन वहां पर आने वाले अपने गेस्ट्स के लिए काफी सारी पार्टीज ऑर्गेनाइज किया करता था। एप्स्टीन आइलैंड पर जाने वाले लोगों की लिस्ट में माइकल जैक्सन, बिल क्लिंटन, साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग, प्रिंस एंड्रू के साथ साथ और भी ना जाने कितने बड़े बड़े लोगों के नाम शामिल थे। एप्स्टीन आइलैंड पर जो कुछ भी चल रहा था उसके बारे में साल 2005 तक आम जनता को कोई आइडिया नहीं था। मार्च 2005 में एक 14 साल की लड़की और उसके पेरेंट्स फ्लोरिडा के पाम बीच पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां जाकर एक कंप्लेन लिखवाते हैं। वो लड़की अपनी कंप्लेन में बताती है कि उसकी एक क्लासमेट उसको एक काफ़ी अमीर आदमी के घर पर लेकर गई और वहां जाकर उसको सिर्फ मसाज करने के लिए बोला गया था जिसके उसको $200 से लेकर $300 के बीच में मिलने थे। लेकिन जब वो वहां पर पहुंची और मसाज करने के लिए तैयार हुई तो वो आदमी उसको करने लगा। पुलिस ने उस 14 साल की लड़की से उस लड़की के बारे में पूछा जिसने उसको वहां पर भेजा था और जब उस लड़की से बात की तो उसने 2 और लड़कियों के नाम दिए और फिर जब उन 2 लड़कियों से बात की तो उन्होंने और 2 लड़कियों के नाम दिए और उन 2 लड़कियों ने और 2 लड़कियों के, और ऐसे करते करते सिर्फ कुछ ही टाइम के अंदर पुलिस के पास 35 से भी ज़्यादा लड़कियां ऐसी थी जो उस मेंशन पर गई थी। जेफरी एप्स्टीन ने उन सभी लड़कियों किया था और उन सब लड़कियों की उम्र 12 साल से लेकर 17 साल के बीच में थी, यानी कि जितनी भी लड़कियां जेफरी एप्स्टीन के मेंशन पर गई थी वो सारी लड़कियां माइनर थी। साथ ही जेफरी एप्स्टीन ने उन सभी लड़कियों को एक तरह से पिरामिड स्कीम की तरह भी यूज़ किया था, यानी कि अगर कोई लड़की एक दूसरी लड़की को लेकर जाएगी तो इस चीज़ के उसको एक्स्ट्रा पैसे दिए जाएंगे। उन लड़कियों में से काफ़ी सारी लड़कियां काफ़ी लो इनकम बैकग्राउंड से थी और जेफरी एप्स्टीन ने इस तरह की लड़कियों को जानबूझकर भी टारगेट बनाया था और हर एक लड़की को मसाज का बहाना देकर ही बुलाया गया था। मई 2006 में पाम बीच पुलिस ने जेफरी एप्स्टीन के खिलाफ एक काफ़ी मजबूत केस तैयार किया और सिर्फ कुछ ही टाइम के बाद FBI ने भी इस केस में अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी।
पाम बीच पुलिस ने जब जेफरी एप्स्टीन के घर की तलाशी ली तो उनको काफी सारी ऐसी चीजें मिली जिनका यूज उन लड़कियों पर किया गया था। साथ ही तलाशी के दौरान पुलिस को उसके घर पर 2 हिडन कैमरास भी मिले जिनमें काफी सारी ऐसी चीजें रिकॉर्ड थी जिनके बारे में मैं इस टाइम पर बात भी नहीं कर सकता। और साथ ही जो उसका प्राइवेट आइलैंड था, वहां पर आने वाले जितने भी इन्फ्लुएंशियल लोग थे उन सब लोगों की भी प्राइवेट वीडियोस और फोटोज जेफरी एप्स्टीन ने अपने पास रिकॉर्ड करके रखी हुई थी। और साथ ही एक रूमर ये भी है कि जेफरी एप्स्टीन मोसाद का एक एजेंट था और जानबूझकर उन सब लोगों को रिकॉर्ड कर रहा था ताकि उन सब लोगों को बाद में ब्लैकमेल किया जा सके। जुलाई 2006 में पाम बीच पुलिस जेफरी एप्स्टीन को गिरफ्तार भी करती है, लेकिन सिर्फ $3000 के बॉन्ड पर जेफरी एप्स्टीन को छोड़ दिया जाता है। जुलाई 2006 में ही FBI अपनी खुद की भी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और इस पूरे केस को ऑपरेशन लीप ईयर नाम देती है। मई 2007 में जेफरी एप्स्टीन के खिलाफ एक 53 पेजेस की चार्जशीट जारी की जाती है। जेफरी एप्स्टीन के खिलाफ इस केस में अनगिनत गवाह थे, लेकिन फेडरल प्रोसिक्यूटर US अटॉर्नी अलेक्जेंडर अकोस्टा जेफरी एप्स्टीन के लॉयर्स के साथ एक नॉन प्रोसिक्यूशन डील साइन करते हैं। ये डील एक तरह से जेफरी एप्स्टीन को बचाने के लिए की गई थी और इस डील के हिसाब से जेफरी एप्स्टीन को अपने आप को 2 छोटे मोटे चार्जेस में गिल्टी मानना था और इस चीज की वजह से बाकी के उसके ऊपर जितने भी चार्जेस लगे थे उन सब में उसको राहत मिल जाती, यानी उन सब चार्जेस में जेफरी एप्स्टीन के ऊपर कोई भी केस नहीं चल सकता था। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये थी कि इस केस में जितने भी विक्टिम्स थे उनको इस अग्रीमेंट के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था और इस अग्रीमेंट की वजह से जेफरी एप्स्टीन को सिर्फ 18 महीने की सजा होती है और उसमें भी हफ्ते में 6 दिन 12 घंटे के लिए जेफरी एप्स्टीन अपने काम के लिए बाहर जा सकता था। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो जेफरी एप्स्टीन सिर्फ सोने के लिए जेल में जाता था और उस जेल से भी 5 महीने पहले ही उसको रिहा कर दिया गया। जेफरी एप्स्टीन ने जो कुछ भी किया था उसके लिए उसको सिर्फ इतनी ही सजा मिली और ये सजा पूरी करने के बाद वो बिल्कुल फ्री था और आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहा था। जेफरी एप्स्टीन पहले की तरह ही पार्टीज ऑर्गेनाइज कर रहा था और इन सब में उसकी जो कंपेनियन थी और एक तरह से उसकी गर्लफ्रेंड भी थी जिसलेन मैक्सवेल, जो कि लड़कियों को बाहर से अरेंज करती थी आइलैंड पर जाने के लिए और कई बार तो उसने लड़कियां अमेरिका से बाहर से भी अरेंज की थी। उसको इस टाइम तक बिल्कुल भी सजा नहीं हुई। अटॉर्नी अलेक्जेंडर अकोस्टा, जिन्होंने जेफरी एप्स्टीन को इस पूरे मामले में बचाया था, वो आगे चलकर ट्रंप सरकार में सेक्रेटरी ऑफ लेबर बन जाते हैं। लेकिन आगे चलकर साल 2019 में जेफरी एप्स्टीन को बचाने के कारण ही अलेक्जेंडर अकोस्टा को अपनी पोजीशन से रिजाइन करना पड़ता है। जिस टाइम के दौरान जेफरी एप्स्टीन आराम की जिंदगी जी रहा था उसी टाइम के दौरान एक जर्नलिस्ट जूली के ब्राउन इस पूरे केस को काफी नजदीक से फॉलो कर रही थी। जूली के ब्राउन मायामी हेराल्ड में एज एन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट काम किया करती थी। जूली के ब्राउन ने नवंबर 2018 में अपनी रिपोर्ट परवर्जन ऑफ जस्टिस पब्लिश की और इस रिपोर्ट में उन्होंने जेफरी एप्स्टीन के क्राइम्स का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया था। The Miami Herald was able to identify nearly 80 girls who were molested by Epstein, dozens more than investigators. जूली के ब्राउन की इस रिपोर्ट के बाद जेफरी एप्स्टीन का केस, जो कि एक तरह से कोल्ड केस बन चुका था, वो एक बार फिर से ओपन हुआ। जुलाई 2019 में जेफरी एप्स्टीन को एक बार फिर से गिरफ्तार किया गया और इस बार उसको 45 साल की सजा सुनाई गई। जेल के अंदर जेफरी एप्स्टीन के साथ काफी सारी अजीब चीजें होती हैं और ऐसा लग रहा था कि जेफरी एप्स्टीन को कोई मारने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि 23 जुलाई 2019 की रात को जेफरी एप्स्टीन इंजर्ड और अधमरी हालत में अपने सेल के फ्लोर पर पड़ा मिला और जब उसके सेलमेट से पूछा गया कि जेफरी एप्स्टीन की ऐसी हालत कैसे हुई तो उनको इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। और फिर कुछ दिन बाद 10 अगस्त 2019 के दिन जेफरी एप्स्टीन की डेड बॉडी उसके सेल में पड़ी हुई मिली। जिस रात जेफरी एप्स्टीन की मौत हुई उस रात जेफरी एप्स्टीन के सेल के सामने जो 2 कैमरास लगे हुए थे वो अचानक काम करना बंद कर देते हैं। ब्यूरो ऑफ प्रिजन्स और US अटॉर्नी जनरल के हिसाब से जेफरी एप्स्टीन ने खुद अपनी जान ली थी, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि काफी सारे लोगों का मानना यह है कि जेफरी एप्स्टीन को इन्फ्लुएंशियल लोगों ने मरवाया है ताकि उनकी सच्चाई जो है वो बाहर ना आ सके। उस टाइम पर डोनाल्ड ट्रंप भी ये बोलते हैं कि जेफरी एप्स्टीन के पास बिल क्लिंटन से रिलेटेड काफ़ी सारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी और इसकी वजह से ही बिल क्लिंटन के जो सपोर्टर्स थे उन्होंने जेफरी एप्स्टीन को मरवा दिया है। 2024 के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ये बोलते हैं कि अगर वो इलेक्शंस जीतते हैं
तो एप्स्टीन फाइल से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी पब्लिक कर देंगे। और इलेक्शंस कैंपेनिंग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप इसके बारे में कई जगहों पर बात करते हैं और इस पूरे केस को एक काफी बड़ा मुद्दा भी बनाते हैं। वो बार बार बोलते हैं कि जेफरी एप्स्टीन के जितने भी क्लाइंट्स थे उनकी लिस्ट वो सबके सामने लेकर आएंगे और इस चीज की वजह से उनको जनता का काफी सपोर्ट भी मिलता है और जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप पावर में आते हैं। इलेक्शंस जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया था इस केस को लेकर वो पूरी तरह से बदल गया था। डोनाल्ड ट्रंप जहां क्लाइंट्स की लिस्ट को सामने लेकर आने की बात करते थे, अब वो इस पूरे केस को एक काफी बोरिंग केस बता रहे थे और बोल रहे थे कि इस केस के बारे में बात करना एक तरह से टाइम वेस्ट है। But I don't understand why the Jeffrey Epstein case would be of interest to anybody. It's pretty boring stuff. It's sordid, but it's boring. डोनाल्ड ट्रंप की ऐसी बातें सुनकर लोगों को उन पर शक होने लगा कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप खुद भी जेफरी एप्स्टीन के क्लाइंट तो नहीं थे। सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं बल्कि जस्टिस ऑफ डिपार्टमेंट ने भी ये बोल दिया था कि जेफरी एप्स्टीन के क्लाइंट्स की कोई भी लिस्ट अवेलेबल नहीं है। जब लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप और जेफरी एप्स्टीन के कनेक्शंस के बारे में रिसर्च करनी शुरू की तो पता चला कि साल 1980 से लेकर साल 2000 तक डोनाल्ड ट्रंप और जेफरी एप्स्टीन काफी करीबी दोस्त थे और उस टाइम के दौरान काफी सारी पार्टीज में डोनाल्ड ट्रंप और जेफरी एप्स्टीन एक साथ भी देखे गए थे। डोनाल्ड ट्रंप जहां बिल क्लिंटन पर निशाना साध रहे थे, इस टाइम पर खुद सवालों के घेरे में खड़े थे। इस टाइम पर पब्लिक प्रेशर इतना ज्यादा था कि नवंबर 2025 में यूएस के पार्लियामेंट में एक बिल पास हुआ जिसके हिसाब से जस्टिस डिपार्टमेंट को एप्स्टीन फाइल्स के जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे उन सब को 30 दिन के अंदर अंदर पब्लिक करना होगा। इस बिल के पास होने की वजह से पहले 19 दिसंबर 2025 और फिर 23 दिसंबर 2025 को सारे तो नहीं पर कुछ डॉक्यूमेंट्स जरूर पब्लिक हुए और उन डॉक्यूमेंट्स में डोनाल्ड ट्रंप का नाम लगभग 600 बार आया। और सिर्फ यही नहीं बल्कि लोलिता एक्सप्रेस जो कि जेफरी एप्स्टीन का प्राइवेट जेट था उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप ने 8 बार ट्रैवल किया था। अभी भी लगभग 10 लाख डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं एप्स्टीन फाइल से रिलेटेड जो कि आज तक जनता के सामने नहीं आए और जब वो डॉक्यूमेंट सामने आएंगे तब भी ना जाने कितने और अरबपतियों की पोल खुलेगी। हालांकि जो प्रिंस एंड्रू थे उनका जब नाम एप्स्टीन फाइल्स में आया था तो उनकी रॉयल फैमिली ने उनसे जो प्रिंस का टाइटल था वो तक छीन लिया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को देखकर ऐसा नहीं लगता कि उनका इस केस में नाम आने से उन पर कोई भी इफेक्ट पड़ा है। इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग यहाँ तक आए हो तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आप लोगों से मिलूंगा मैं अगली वीडियो में। थैंक यू।